हेलो बच्चों, नमस्कार। आज पुनः एग्रीकल्चर कंपटीशन सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। हमारा चैनल है हिंदी एंड एग्रीकल्चर कंपटीशन। जो भी बच्चे 11वीं 12वीं से लेकर कॉलेज तक या एग्रीकल्चर के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही कारगर होगा। अतः आपसे अनुरोध है कि इसे शुरू से अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि शुरू से आप देखेंगे तो आपको संपूर्ण एग्रीकल्चर से संबंधित जानकारी आपको मिलती रहेगी। उसी कड़ी में आज हम उपस्थित हुए हैं मृदा या मिट्टी परीक्षण जांच क्यों, कब और कैसे को लेकर के। यानी जो मृदा परीक्षण किया जाता है, मृदा की जांच की जाती है, वो क्यों आवश्यक है, कब करें और मृदा परीक्षण कैसे करें, ताकि हम अपनी मृदा की उत्पादकता यानी सॉइल प्रोडक्टिविटी, सॉइल फर्टिलिटी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। उसमें पोषक तत्व कौन कौन से उपस्थित हैं और कौन कौन से पोषक तत्व देने की आवश्यकता है, जिससे हम मृदा में उचित मात्रा में उचित समय पर पोषक तत्व दे सकें और जितना हम इनपुट लगाते हैं उससे अधिक हमको आउटपुट मिल सके। एग्रीकल्चर का यही मोटो है, लो इनपुट मोर आउटपुट या लो इनपुट हायर आउटपुट। मतलब जो भी खर्च कर रहे हैं उससे कई गुना हमको उत्पादन मिल सके। इन्हीं बातों को लेकर हम उपस्थित हुए हैं। हमने पहले बता चुका है टॉपिक कि मृदा परीक्षण या जांच क्यों, कब और कैसे करें। तो मृदा परीक्षण का थोड़ा सा हम इतिहास बता दें। मृदा परीक्षण कब और कैसे के पहले यह जानना हमें अति आवश्यक है कि परीक्षण यानी मृदा का जो परीक्षण प्रारंभ हुआ, किसने किया और इसके जनक कौन कहलाए। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि मृदा परीक्षण जो है किसने किया था और उन्हीं के आधार पर कहना चाहिए, उनने जो हाइपोथेसिस दी थी, जो जांच की मेथड दी थी, और आज बहुत सारी मेथड जो है मार्केट में भी उपलब्ध है, जो ऑटोमेटिक किसान घर पर भी कर सकता है। मृदा परीक्षण किट भी उपलब्ध है। लेकिन हम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में यदि जांच कराएं तो उसके लिए हम कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें। तो विश्व में मृदा परीक्षण के जो जनक है एमिल ट्रूग कहलाते हैं, जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के निवासी थे। कौन थे? विश्व में मृदा परीक्षण के जो जनक थे एमिल ट्रूग, और वो कहाँ के थे? यूएसए के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे। और भारत में मृदा परीक्षण का जो विज्ञान है या मृदा परीक्षण विज्ञान तथा कृषि रसायन विज्ञान के जो जनक है JW लेदर कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? JW लेदर। तो JW लेदर जो है भारत में है और विश्व में जो है एमिल ट्रूग है। और ये कब से शुरुआत हुआ? इसका बृहद स्तर पर कहना चाहिए इसकी जो पढ़ाई है मृदा से संबंधित, वो 1970 में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना जब पूसा बिहार में हुई, पूसा बिहार राज्य के पूसा में हुई, तो मृदा विज्ञान का विस्तृत अध्ययन वहाँ पर प्रारंभ हुआ था। और तब से मृदा के बारे में विभिन्न प्रकार की खोज होते रही। और इसके लिए जो कई विज्ञान मतलब केंद्र, आज भारत में करीब 600 से भी अधिक कृषि विज्ञान केंद्र और 76 से अधिक कृषि महाविद्यालय या विश्वविद्यालय जो है वो
कार्यरत है और इसके अंतर्गत अनेक महाविद्यालय हैं। तो इसमें हम बता दें कि मृदा विज्ञान के जनक ने जो योगदान दिया वो आज भी उसे याद किया जा सकता है। अच्छी तरह से हम उसको समझ सकते हैं कि उन्होंने क्यों किया होगा। और मृदा जो विज्ञान है वो मृदा परीक्षण के थे। कौन थे? एमिल ट्रूग थे, एमिल ट्रूग। ठीक है, ये लिखा है हमने, इसको ध्यान से याद रखिएगा। एमिल ट्रूग क्योंकि यूएसए के थे और विदेशी वैज्ञानिक थे, सॉइल साइंस के वैज्ञानिक थे। एक और ख़ास बात की, किसके वैज्ञानिक थे? सॉइल साइंस के थे। और मृदा विज्ञान के जो जनक है, मृदा विज्ञान यानी एग्रीकल्चर साइंस, सॉइल साइंस, एग्रीकल्चर में सॉइल साइंस के जनक थे वासिली डोकुचेव थे। कौन थे? वासिली डोकुचेव, जो मूलतः कहाँ के निवासी थे? रूस के निवासी थे। तो ये भी बात आप लोगों को समझ में आई होगी, कहाँ के निवासी थे ये? मूलतः रूस के निवासी थे। यहाँ तक। और जो मृदा परीक्षण जो हम करते हैं, किन किन बातों की जांच की जाती है, तो इसको आप देखिए। तो इसमें सबसे पहले मुख्य पोषक तत्व, जैसे हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं। तो आप पौधों के आवश्यक मुख्य पोषक तत्व है, मुख्य पोषक तत्व पे जाइएगा। चैनल पर, हमारा चैनल का नाम हमने बताया है कि डॉक्टर हिंदी एंड एग्रीकल्चर कंपटीशन। चैनल पर आप सर्च करेंगे तो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की कमी से होने वाले रोग, ये टॉपिक पर आपको वीडियो अच्छी तरह से, पूर्ण वीडियो कहना चाहिए, आपको मिल जाएगा। तो हम पोषक तत्व की बात करें, जो मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच करते हैं, वो मुख्य पोषक तत्व हमने बताए थे एनपीके, और यानी इसको हम प्राइमरी बोले एनपीके को, क्या प्राइमरी, और सेकेंडरी जो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, और पीएच मान, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, इसकी भी जांच करेंगे। यानी सब वो पीएच मीटर के द्वारा ये जांच होती है जब हम सॉइल सैंपल लेकर के जाते हैं। वो प्रक्रिया मैं आगे बता रहा हूँ आपको। पीएच की जांच करते हैं, ईसी की जांच करते हैं। ईसी मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, मृदा की जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कैसी है, कितनी है, उसकी हम जांच प्रयोगशाला में करवाते हैं मृदा के सॉइल सैंपल लेकर के। तो मृदा परीक्षण क्या है? तो मृदा परीक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें भूमि की, मृदा परीक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें भूमि की भौतिक, रासायनिक, जैविक विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। यानी उसमें भौतिक गुण कैसा है, रासायनिक गुण कैसा है, जैविक गुण कैसा है, मृदा परीक्षण इसको हम कहते हैं, या इसी को हम बोलते हैं मृदा की जांच करना। इससे मृदा में मुख्य पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व तथा पीएच मान और विद्युत चालकता का ज्ञान होता है। हमको किन किन बातों का ज्ञान होता है? मृदा के पीएच मान के बारे में भी हम आगे बताएंगे। पोषक तत्व, मुख्य पोषक तत्व, सूक्ष्म पोषक तत्व और विद्युत चालकता, इसके बारे में हमको ज्ञान मिलता है। फिर आगे चले हम कि भारत में मृदा परीक्षण सेवा या मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है, इसके अंतर्गत मृदा स्वास्थ्य कार्ड आपने सुना होगा कि, तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड में क्या है? तो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 फरवरी 2015 को, कब? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ से प्रारंभ किया था। क्या प्रारंभ किया था? मृदा स्वास्थ्य कार्ड। यानी किसानों को जो है मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराएं, उनको इस बात का से अवगत कराएं कि आप जो फसल लगा रहे हैं, जिस भूमि में लगा रहे हैं, उसके स्वास्थ्य से संबंधित जिस प्रकार से किसानों या मनुष्य के स्वास्थ्य से संबंधित हम ध्यान रखते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, उसी प्रकार से ये स्वास्थ्य कार्ड उनको दिया जाए, मृदा परीक्षण किया जाए और उनको इसके बारे में बताया जाए कि पोषक तत्व हैं, जिस प्रकार से मनुष्य या किसी भी पेड़ पौधे जीवों को आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से मृदा में भी
पोषक तत्व होते हैं जो पौधों या फसलों के लिए अति आवश्यक है, जिसके बारे में हमने बता चुके हैं। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड का जो उद्देश्य है, किसानों को मृदा की पोषक तत्वों से संबंधित ज्ञान प्रदान करना, कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, उसका परीक्षण करवाना। ये निःशुल्क भी होता है, और यदि हम अपने स्वयं से जाएंगे तो कुछ फीस उसकी लगती है थोड़ी बहुत। तो आप सॉइल सैंपल लेकर के जा सकते हैं मृदा परीक्षण करवाने के लिए, और आपको क्या क्या पोषक तत्व की आवश्यकता है उस भूमि में, क्या कमी है, कौन सी फसल लगाना चाहिए आपको उसमें, उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। ठीक है। और किसानों को इसी बात से जागरूक करना है कि किसान अपने फसल का समुचित उपयोग करके अधिक से अधिक फसल उत्पादन कर सके। अब ये क्यों आवश्यक है मृदा की जांच करना, हाँ, हमें क्यों आवश्यक है या इससे क्या लाभ होते हैं, तो इसके बारे में हम सबसे पहले बता दें कि ये आवश्यक क्यों है ना, अर्थात इसके क्या क्या लाभ होते हैं। ठीक है। तो जैसे मृदा की जांच करने के अनेक लाभ हैं। कौन कौन से हैं? मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा का ज्ञान होता है। जैसे हमने बताया कि मुख्य पोषक तत्व NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, और द्वितीयक पोषक तत्व जो है वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, ये पोषक तत्व है। ये कहलाते हैं प्राथमिक पोषक तत्व। हम इसको ज़्यादा अभी बताएंगे पोषक तत्वों के बारे में तो लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम बात करते हैं कि मृदा की जांच करवाना या परीक्षण करने से क्या क्या लाभ होंगे। एक तो पोषक तत्व की मात्रा का ज्ञान हो जाएगा आपको, कौन से पोषक तत्व उपलब्ध है उस मृदा में, और किस पोषक तत्व की कमी है, और उस पोषक तत्व की कितनी आवश्यकता है उस भूमि में देने के लिए, और लगाई जाने वाली फसलों को हम इसका ज्ञान लेकर के जो है सफलतापूर्वक उगा सकते हैं। इसका हमें ज्ञान होता है। ठीक है। फिर सेकंड बात है कि भूमि में खाद एवं उर्वरक देने के लिए आवश्यक मात्रा का ज्ञान होता है हमें। और भूमि में जो किसान भाई अधिकतर ये करते हैं कि जो मन में आए वही उर्वरक दे देते हैं, उनको पता नहीं रहता है, क्योंकि मृदा परीक्षण करवाते नहीं हैं। और ये भी सजेस्ट करना चाहूँगा मैं कि 3 वर्ष में कम से कम एक बार मृदा परीक्षण अवश्य करवा लें, तो उसी प्रकार से उस भोजन उस मृदा को प्राप्त हो जाए, पौधे को प्राप्त हो पोषक तत्व, तो ये समुचित व्यवस्था करना आवश्यक है। ये हम कितनी मात्रा में किस खाद को देंगे, किस उर्वरक को देंगे, अब जैसे हमने बताया कि नाइट्रोजन देना है तो हमको यूरिया देना पड़ेगा, DAP देना पड़ेगा। अब यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाया जाता है, और DAP में जो है वो 18% नाइट्रोजन पाया जाता है। तो इसका हम कैलकुलेशन भी करें, हमको कितनी मात्रा में उसको देना पड़ेगा, ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम देखें पॉइंट इसका, कम लागत पर हमने बताया कि एग्रीकल्चर का जो मेन मोटो है जैसे हमने बताए थे कि लो इनपुट हाई प्रोडक्शन, हम लागत कम लगाएं और अधिक से अधिक उत्पादन लें। जिस प्रकार से आप देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है बिजनेस भी करता है तो वो चाहेगा कि कम से कम लागत लगे और उसको जो लाभ प्राप्त हो वो अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, है ना। तो एग्रीकल्चर का भी वही मोटो होना चाहिए, लेकिन किसान इस बात को बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, क्योंकि वो ऐसे लागत तो बहुत लगा देता है, बहुत खर्च करता है, लेकिन उसको उस अनुसार लाभ नहीं मिल पाता है। तो आर्थिक स्थिति जैसी को वैसी बनी रहती है, बल्कि खेती जो है वो घाटे का सौदा है, घाटा होता है, हानि होती है। ये कहा जाता है किसान लोग इतने लगे हुए हैं पूरे परिवार सहित, फिर भी उनको उतना लाभ नहीं मिल पाता है। तो उसका कारण ये भी है कि एक वैज्ञानिक तरीके से खेती नहीं करते हैं, अनावश्यक खाद का उपयोग कर लेते हैं, जो आवश्यक नहीं है वो भी देते जा रहे हैं, है ना। अनावश्यक खर्च हो जाता है उसे इसी कारण से बचत नहीं हो पाती है। नेक्स्ट हम बात करें कि कृषि कार्य समय पर किया जा सकता है।
अब कृषि कार्य समय पर कैसे किया जा सकता है उसके बारे में हम बात करें कि जो खाद एवं उर्वरक देने का एक निश्चित समय होता है। जैसे हमें नाइट्रोजन देना है तो उसको विभिन्न मात्रा में और विभिन्न कहें तो कम से कम 3 मात्रा में उसको बांट कर दिया जाता है। मान लिया जाए कि 100 किलोग्राम हमको नाइट्रोजन देना है। कितनी देना है? 100 किलोग्राम नाइट्रोजन देना है 100 किलोग्राम। तो 100 में जो आधा भाग है वो बुआई के समय या अंतिम जुताई के समय, अब जो 50 किलो बची, 100 में से 50 आपने दे दिया, उसका 25 किलो जो है वो 40 से 50 दिन में, फिर बचा आपका कितना? 25 किलो, तो 70 से 80 दिन में देना चाहिए फसल बोने के। ये ध्यान रखना है। और तो इससे क्या होगा, फसल समय पर पक जाएगी, तैयार हो जाएगी और काटने योग्य हो जाएगी। फिर है, यदि हम नाइट्रोजन असमय पर देते हैं, नाइट्रोजन असमय पर देंगे तो क्या होगा, यदि फसल पकते समय हमने नाइट्रोजन दे दिया अंतिम समय पर, मान लिया जाए कि गेहूं की फसल 120 से 130 दिन में तैयार होती है, तो हम 110 120 दिन में यदि दे दें उसको 10-15 दिन पहले फसल कटने के, तो क्या होगा, उसमें वानस्पतिक वृद्धि शुरू हो जाएगी। और वानस्पतिक वृद्धि शुरू होने से वो फिर से ग्रोथ करने लगती है। बहुत ज़्यादा तो नहीं करेगी लेकिन कुछ ग्रोथ करेगी, जो कि क्या होगा कि हम फसल को काटने का समय बढ़ा सकते हैं कि कम से कम 10-12 दिन बाद वो फसल हमारी कटती है। तो इसलिए ध्यान रहे। और यदि नाइट्रोजन कम दे दें, हमने बताया कि 70 से 80 दिन में नेक्स्ट जो 25% 25% नहीं दिया जाए तो क्या होगा उससे कि उसको सही पोषक तत्व तो नहीं मिल पाएगा, एक तो ग्रोथ भी सही नहीं हो पाएगी, दूसरी बात फसल हमारी जल्दी पक जाएगी। फसल हमारी जल्दी पक जाएगी तो उत्पादन में कमी आएगी। इस बात का भी हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात है कि मिट्टी का स्वास्थ्य और पर्यावरण में सुधार होता है इससे। यदि मृदा परीक्षण करवाओगे आप तो इसको आपके बारे में, आपकी जो मृदा है वो कितनी भूखी प्यासी मृदा है, भूखी है ना। प्यासी का मतलब पानी की कमी है उसमें, और भूखी का मतलब पोषक तत्व की कमी है। तो मृदा जो है कैसी है, भूखी और प्यासी है, यानी हंग्री एंड थर्स्टी, है ना। मृदा जितनी भूखी प्यासी है उसकी भूख और प्यास मिटना चाहिए, तभी वो उत्पादन ज़्यादा देगी। अर्थात किसान जो है वो अधिक रासायनिक उर्वरक देकर ज़मीन को क्या बना रहा है, ऊसर बना रहा है ना। क्षारीय होती जा रही है भूमि, कैसी होती जा रही है, ऊसर होती जा रही है, यानी क्षारीय भूमि होती जा रही है, जिससे क्या होगा, उत्पादन कम हो जाएगा, पर्यावरण प्रदूषित होगा, क्योंकि रासायनिक उर्वरकों का यदि हम ज़्यादा उपयोग करेंगे, कई ऐसे रिसर्च हो चुके हैं, तो या असंतुलित मात्रा में उर्वरक खाद का उपयोग करें तो ज़्यादा हानि नहीं है, लेकिन उर्वरक मतलब रासायनिक पदार्थों का उपयोग करें तो बहुत ज़्यादा हानि है, जिसके में ज़मीन की उर्वरता खराब हो रही है। तो इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि मृदा परीक्षण करवाने के बाद ही उसमें खाद दें। ठीक है। अब नेक्स्ट जो बात आती है वो है कि मृदा के पीएच मान का ज्ञान होता है। अब मृदा का जो पीएच है वो क्या है, मृदा का पीएच मतलब इसकी डेफिनेशन हम बताते हैं आपको क्या चीज़ है। पीएच का मतलब होता है कई लोग इसको पावर ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं, लेकिन इसकी सही डेफिनेशन है, सही परिभाषा है, हाइड्रोजन आयन की, जो हाइड्रोजन आयन है, क्या है, हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन मतलब H+, हाइड्रोजन आयन की ऋणात्मक लघुगणक संख्या को ही क्या बोलते हैं, पीएच कहते हैं। इसके बारे में हम वीडियो एक अलग से बना देंगे, ये पीएच पर, अम्लीयता क्षारीय पर, मृदा के गुणों पर, तो इस पर हम अभी चर्चा नहीं करेंगे, आप इतनी बातें समझ जाएं। फिर अम्लीयता और क्षारीयता, यानी मृदा क्षारीय हो जाती है और अम्लीय हो जाती है, तो इसके सुधार के लिए, जो अम्लीय मृदा है उसके सुधार के लिए किसका उपयोग करेंगे आप, उसके सुधार के लिए जो है अम्लीय मृदा के सुधार के लिए आप करेंगे चूना का उपयोग। अम्लीय मृदा के सुधार के लिए किसका करेंगे, चूना का उपयोग करेंगे।
और क्षारीय मृदा के सुधार के लिए जो है वो जिप्सम का उपयोग करेंगे। इस प्रकार से मृदा सुधार करके हम सफल उत्पादन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए हमको चाहिए कि मृदा परीक्षण अवश्य कराएं। अब मृदा परीक्षण कैसे करें, ये बात आती है कि हम कैसे करें, हमें तो कुछ पता नहीं है। लेकिन आप लोग यदि इस बात को सुन लेंगे कि हम क्या क्या स्टेप अपनाते हैं सॉइल सैंपल कलेक्शन करते समय, तो आप अपने घर पर ही स्वयं ही सॉइल सैंपल कलेक्ट करके मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में पहुंचा सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसे पूरी स्टेप बाय स्टेप हम बता रहे हैं आपको। जिस मृदा की आपको जांच कराना है, जैसे हमने बताया कि 3 वर्ष में कम से कम करा ही लेना चाहिए एक बार, जिसका परीक्षण करवाना है कि उसमें पोषक तत्व कैसे कितने हैं, तो उसके बारे में आपको कैसे क्या करना है। तो जब फसल लगी ना हो, पानी बहता ना हो, बहुत अधिक नमी ना हो, लगभग हम मानते हैं कि मई जून या अप्रैल मई जून यानी गर्मी तक का समय अच्छा होता है। तो उस समय हम कब खासकर मई और जून का माह यानी गर्मी का समय यानी ग्रीष्म ऋतु का समय, तब फसल जब कट जाती है, तब हम खेत का चयन कर लें कि किसका हम सॉइल परीक्षण करवाना चाहते हैं। तो इसके लिए हमको ध्यान रखना है कि बहुत अधिक बड़ा क्षेत्र का चयन न करें। यदि एक समान है, पूरे खेत जो है वो एक समान है, तब तो हम इस पूरे क्षेत्र का चयन कर सकते हैं। यदि ये कहीं नीचा ऊंचा है और क्षेत्र में कहीं पानी कम रुक रहा है, कहीं ज़्यादा रुक रहा है, कहीं पर जो है वो अधिक फसल हो रही, कहीं पर कम हो रही, तो इसको 2-3 भागों में बांट लें। लेकिन हम फिर भी मोटे तौर पर 2 हेक्टेयर के लिए एक ही सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। एक सैंपल के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भूमि का क्षेत्रफल रखें, 2 हेक्टेयर का रख सकते हैं। तो उसके बाद में थोड़ा ज़्यादा परिवर्तन हो जाता है। यदि एक समान है, लेवल सब कुछ बराबर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ज़्यादा का भी परीक्षण करा सकते हैं। तो हम आपको बता दें कि इसमें 10 से 15 स्थान का चयन कर लें उस खेत का, उसको टेढ़े मेढ़े आकार में करें। अब टेढ़े मेढ़े आकार का मतलब कैसा करें, टेढ़े मेढ़े आकार में मतलब इस टाइप से टेढ़े मेढ़े आकार में कर लें। तो जैसे हमने बताया कि टेढ़े मेढ़े आकार में कर लें कि मान लिया जाए कि ये आपका पूरा खेत है। अब इस खेत में जैसे यहाँ पर हमने एक चयन किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, इसको हम आगे तक भी बढ़ा सकते हैं। ऐसे इसको इधर बढ़ा सकते हैं, इसको यहाँ बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मेड़ के किनारे नहीं करना है हमको। इस बात का भी ध्यान रखना है। तो हम सावधानी इसकी बताएंगे, उस बात का ध्यान रखते हुए इतने पर ही आए, कितने पर आ जाए, जैसे यहाँ से यहाँ तक आ जाए, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे आ जाए, यहाँ इधर आ जाए, ये तो जाएगा ही ऐसा, ये इधर आ जाए इतना। तो इधर मान लिया जाए मेड़ है ना, मान लिया जाए पेड़ है, मान लिया जाए सिंचाई नाली है। तो यहाँ की मिट्टी हमको इसके किनारे की मिट्टी नहीं लेना है, पेड़ के नीचे की मिट्टी नहीं लेना है, जहाँ पर खाद का ढेर हो वहाँ की मिट्टी नहीं लेना है, फसल लगी हो तब नहीं लेना है। ये मैं सावधानी में आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि हमको जो चयन करना है जिगजैग आकार में, टेढ़े मेढ़े आकार में 10 से 15 जगह हम जगह का चयन कर लें, और चयनित भाग के ऊपरी जो सतह है उसमें कूड़ा करकट घास फूस होगी, पूरा साफ नहीं होगा, तो उसको साफ कर लें, घास फूस कूड़ा करकट जो भी होगा। हाँ, लेकिन खाद के ढेर वाली बात नहीं कर रहे हैं, उसमें नहीं, उससे नहीं लेना है हमको, प्लेन खेत से ही लेना है, खाली फसल रहे तब फसल न लगे। उसमें 15 सेंटीमीटर गहराई का गड्ढा बना लें। कैसा बनाए, 15 सेंटीमीटर गहराई का, कितना गहरा हो, 15 सेंटीमीटर, वी आकार का गड्ढा बनाना है हमको। कैसे बनाना है, ऐसे अंग्रेजी के वी आकार। जो भी औजार है आपके पास में ये गड्ढा बनाने के लिए हम उपयोग कर सकते हैं, कुदाली, फावड़ा, खुरपी, इनका सबका उपयोग कर सकते हैं। तो अंग्रेजी की वी आकार का कितना, 15 सेंटीमीटर गड्ढा तैयार कर लेते हैं। फिर हम इस गड्ढे को तैयार करने के बाद में जो वी आकार का जो गड्ढा तैयार किया है हमने, उसको हम यहाँ बता दें आपको, वी आकार का जो गड्ढा तैयार किया है
10 से 15 जगह, इसमें यहाँ की मिट्टी नहीं लेना है हमको, ये किनारे से, इस किनारे से और इस किनारे से इस मिट्टी को अलग कर दी 10 से 15 सेंटीमीटर की, और इस किनारे से 2 से 3 सेंटीमीटर यहाँ और नीचे 15 सेंटीमीटर गहराई तक, और 2 से 3 सेंटीमीटर इधर की मिट्टी लेना है, ये है ना, वी आकार में। और इसको खुरच कर लेना है। किससे खुरच कर लेना है? आपको लकड़ी से खुरचना है, फावड़े कुदाली से, खुरपी से नहीं लेना है, क्योंकि इससे रासायनिक क्रिया हो जाती है और ठीक प्रकार से जांच नहीं आ पाती है। तो इस बात का हमको ध्यान रखना है। जब वो मिट्टी को खुरचेंगे तो एक प्लास्टिक के बर्तन में या तसले घमेले में या बाल्टी में हम या पॉलीथीन में इसको भरकर रखते जाएं। सभी जगह की मिट्टी, 15 जगह की, पूरे 10 या 15 आपने निशान बनाए, वहाँ से 15 सेंटीमीटर गहराई कैसे हम करते हैं उसको हमने बता दिया। वी आकार के खरो निकाल करके मिट्टी को उसको अलग कर देंगे, उसको नहीं लेंगे। दोनों बगल से, या जो हम वी आकार का ऐसा गड्ढा बनाएंगे तो दोनों बगल से हम मिट्टी ले लेंगे, ठीक है। तो उसको कलेक्ट कर लेंगे कहाँ पर? बाल्टी या घमेले में। घमेला भी कौन सा होना चाहिए? तसला जिसको कहें, वो प्लास्टिक का होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अब उस मिट्टी को लेने के बाद में उसको छाया में रखेंगे, धूप में नहीं रखना है। नमी तो रहेगी, क्योंकि 15 सेंटीमीटर तक की मिट्टी निकाल रहे हैं हम, तो नमी रहेगी, तो उस नमी को हम छाया में सुखा लें। कहाँ पर सुखा लें? छाया में हमें सुखाना है। तो ये छाया में हम ये सुखा लेंगे। इसको चूरा करके, चूरा करने के लिए लकड़ी का हम उपयोग करेंगे। लकड़ी के औजार जो भी है पीटने के लिए, कुचलने के लिए, उसको चूरा करने के लिए लकड़ी के औजार ले लें। अब औजार में क्या होगा? जो जैसे कपड़े धोने के लिए जो लकड़ी का उपयोग करते हैं, तो उसका भी आप उपयोग इसके लिए कर सकते हो, या स्पेशल इसके लिए बना लें। लेकिन धातु का उपयोग नहीं करना है इसमें। फिर इसको जो है, ये मिट्टी का ढेर है, चूरा करने के बाद में इसको पूरा ऐसा ढेर बना लें। ये ढेर बन गया, मिक्सअप कर लें अच्छी तरह से। फिर इसको क्रास नुमा काटें। इसको कैसे काटना है? क्रास नुमा काटना है। अब ये मान ली जाए कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 भाग है, ये चौथा भाग है। तो ये आमने सामने वाला जो भाग है, ये 1 और 3 वाला भाग, इसको कलेक्ट कर लें। ये आपको 2 और 4 वाले भाग को अलग कर दें। फिर से इसको ऐसे ही करें। ऐसी प्रक्रिया तब तक अपनाएं जब तक कि आपके पास में 500 ग्राम, या इसी को हम कहें कि आधा केजी ये जो सैंपल है, सॉइल जो कलेक्ट किया है हमने, सुखाया है, चूरा किया है, ये कितना बच जाएगा? करीब करीब आपके पास में आधा किलो, यानी 500 ग्राम, केवल 500 ग्राम। हम पुनः बता दें कि आपको 500 ग्राम ही क्या लेना है? सॉइल सैंपल लेना है। इससे ज़्यादा सैंपल आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम फिर आगे बात करें। खरोच करके निकाल दें, ये हमने बता दिया। क्रासनुमा बना लें और पॉलीथीन में रख करके उसके प्रयोगशाला में जांच के लिए भेज दें। अब उसके लिए जो सूचना है, ये सूचना पत्रक भी तैयार किया जाता है। नाम रहेगा, पूरा पता, खेत की पहचान, नमूने की तारीख, कब आपने कलेक्ट किया है, कैसा है भूमि का ढाल, सिंचाई के क्या स्रोत है, जल निकास की क्या व्यवस्था है उसमें, अगले ली जाने वाली जो फसल है कौन सी लेना चाह रहे हैं आप उसमें, और पिछले 3 वर्ष से कौन सी फसल लेते हुए आ रहे हैं, इसका विवरण पूरा दे दें। और उस थैली को कपड़े की थैली में बंद करके ये सब जानकारी लिख करके कहाँ दे दें? मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला में दे दें। अब ये हर ज़िले में, ब्लॉक में भी स्थित है। आप जहाँ भी चाहें वहाँ पर सॉइल सैंपल कृषि विज्ञान केंद्र, कॉलेजों में यहाँ पर भी उपलब्ध हैं, तो आप करवा सकते हैं। अब इसके लिए कुछ सावधानियाँ हैं कि संपूर्ण खेत को हमने जैसे बताया कि 10 से 15 स्थान पर जो है वो चयनित कर लें, और कम से कम, यानी अधिकतम कहना चाहिए, 1 नमूना लेने के लिए 2 हेक्टेयर का ही उपयोग करना चाहिए, ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जांच ठीक प्रकार से नहीं आती है। जैसे हमने बताया था कि जो ढेर है, काय के खाद के ढेर है,
नाली है वहाँ का एकत्रित नहीं करना चाहिए, फसल रहे तब नहीं करना चाहिए, सब सावधानियाँ हैं इसकी। ठीक है। और नमूने एकत्र को धातु का उपयोग नहीं करना चाहिए, उसको निकालने के लिए, खुरचने के लिए वी आकार का गड्ढा बनाना चाहिए और खरोच खरोच करके ही मिट्टी निकालें। और वर्ष में कम से कम जो है एक बार मृदा परीक्षण करवाना आवश्यक है। तो ये हमने आपको मृदा परीक्षण की विस्तृत जानकारी दी। यदि आप लोगों को मेरा लेक्चर पसंद आया होगा तो आप इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, कमेंट्स करिए तब हमको पता चलेगा और आपके लिए नए नए वीडियो लेकर के उपस्थित होंगे। तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी ये जानकारी बताएं और ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन भी जो भी आता है इससे संबंधित तो हम आपको पहुंचाते रहेंगे, मिल जाएगा। लेकिन सब्सक्राइब करेंगे तब आपके पास में तुरंत पहुंच जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।